हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखा था कि किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस लेता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फूड के अंदर, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को ग्रैब करने की, लेने की जो तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है। फिर जब ये कॉम्प्लेक्स फूड लेता है तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे ह्यूमंस, आप क्या खाते हो, आप स्टार्च खाते हो, आप प्रोटीन खाते हो, फैट खाते हो, ठीक है। उसको आप किस में कन्वर्ट कर देते हो, सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे कि आप स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हो, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, फैट्स को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि ये जो सिंपल फूड है, जिस जो हमें कैसे मिला था, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मिला था, उसका इस्तेमाल करके हमारे सेल क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसका इस्तेमाल करके हमारे सेल क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हम चीज़ देख चुके हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, ये जो सिंपल फूड बना था, ये जो सिंपल फूड बना था, ये कहाँ बना था, ये तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बना था। ये कहाँ बना था, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बना है, ठीक है। और ये जो सिंपल फूड हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बना था, इस फूड इस फूड को हमने कर लिया था एब्सॉर्ब, ठीक है। लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये इंटेस्टाइन से हमारे एक एक सेल में ये फूड कैसे गया, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जो कि इस इंटेस्टाइन से हमारे इंटेस्टाइन से सिंपल फूड को कहाँ लेके जाएगा, हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर लेकर के जाएगा। तो कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इस सिंपल फूड को कहाँ लेकर के जा रहा होगा, हमारे इंटेस्टाइन से हमारे एक एक सेल के अंदर लेकर के जा रहा होगा। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी रेस्पिरेशन के अंदर, कि रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस को क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अब हम क्या है, हम क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्या, नहीं, हम तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम यूनिसेल्युलर होते, मान लो अगर हम यूनिसेल्युलर होते, तो क्या होता, हम सिंपल डिफ्यूजन से इस ऑक्सीजन को ले सकते थे, ठीक है। हम सिंपल डिफ्यूजन से इस ऑक्सीजन को ले सकते थे। लेकिन हम लोग क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है क्या, हमें कम सेल है, नहीं, हमारे में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। जिसके कारण से अगर हमें इस ऑक्सीजन को भी चाह हम इस ऑक्सीजन को भी ट्रैप करते हैं, कहाँ से ट्रैप करते हैं, लंग्स से। आपने पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा है कि लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है। अगर हम ऑक्सीजन को भी इनहेल करते हैं, ट्रैप करते हैं, तो इस ऑक्सीजन को लंग्स से भी हमारे सेल में पहुंचना होगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन को लंग्स से होते हुए हमारे सेल के अंदर पहुंचना होगा। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको एक स्पेशल सिस्टम चाहिए जो लंग्स से क्या करे, ऑक्सीजन को लेकर के हर एक सेल में पहुंचाए। साथ ही साथ आपको एक स्पेशल सिस्टम चाहिए जो कि इंटेस्टाइन से आपका जो सिंपल फूड है उसको कहाँ पहुंचाए, हर एक सेल के अंदर पहुंचाएगी। और ये जो स्पेशल सिस्टम है जो कि इन रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल्स को अलग अलग जगह से आपके सेल के अंदर पहुंचाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम सिर्फ पहुंचाना नहीं है, ठीक है। इंटेस्टाइन से इसने क्या किया, सिंपल फूड लाया, सेल में पहुंचा दिया, अच्छी बात है। फिर लंग से क्या लेके आया, O2 लेके आया, सेल के अंदर पहुंचा लिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब एनर्जी बनेगी जब एनर्जी बनेगी तो साथ में जो सेल है वो क्या रिलीज करेगा, वो CO2 तो रिलीज करेगा ही। स्वाभाविक सी बात है भाई, वो रेस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो बनाएगा ही। तो ये जो CO2 है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। इसको बाहर निकालने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा इसके अलावा ये सेल और भी बहुत सारे वेस्ट बनाएगा, ठीक है। जिसको आप आगे पढ़ोगे कि इन वेस्ट को हमें कैसे निकालना होता है, किडनी के जरिए। हम इन वेस्ट को कैसे निकालते हैं, किडनी के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो सेल वेस्ट बनाएगा,
वो किडनी के जरिए बाहर जाएगा। उस वेस्ट को किडनी तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम कुछ और नाम भी दे देते हैं, जैसे कि हम इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं, हम इस सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, हम इस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो बहुत सारे इस सिस्टम के नाम हैं। बेसिकली काम क्या है? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आपके पास सिंपल फूड है, उसको सेल के अंदर पहुंचाना, सेल ने जो वेस्ट मटेरियल रिलीज किया उसको किडनी तक पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के आना और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस छोड़ करके आना। बेसिकली एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है। ट्रांसपोर्टेशन शब्द से भी आप समझ सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम क्या होने वाला है। ठीक है, अब जब हम इसका काम समझ चुके हैं कि भाई हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्या है, तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा क्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आपको तीन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? आपका हार्ट। सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कोई है तो क्या है? हार्ट। इसके बाद सबसे पहला कंपोनेंट। दूसरा, हार्ट हार्ट का क्या होता है? ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये किसका काम है? हार्ट का काम है। अगर पंप ना करे तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। इसका एक एग्जांपल आप लीजिए कि अगर अगर आपको अपने घर के अंदर पानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक पहुंचाना होता है तो आप क्या करते हो? आप मोटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप पंप का इस्तेमाल करते हो जो कि पानी को ग्राउंड फ्लोर से कहाँ लेके चले जाता है? ऊपर लेकर के चले जाता है। बोरवेल्स होती है कई लोग के घर में जहाँ पे एकदम नीचे से पानी जो उठा करके वो आपके सरफेस लेवल तक लेकर के आ जाता है। जिस प्रकार से आपकी बोरवेल क्या कर रही है? अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर तक लेकर के आ रही है, उसी प्रकार से आपका हार्ट क्या करता है? पंप का काम करता है। एक पंप का काम करता है जो कि आपके ब्लड को कहाँ सप्लाई करेगा? आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे घुमाएगा, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला कंपोनेंट हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वो क्या है? वो है ब्लड वेसल्स। वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये वो वेसल्स हैं, ये वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर क्या फ्लो करेगा? ब्लड आपका फ्लो करने वाला है। जैसे कि आप जब बोरवेल का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कुछ पाइप्स होते हैं जिनसे पानी ऊपर आता है। तो ये वही पाइप्स हैं। दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स विच विल कैरी ब्लड, जिस जो क्या कैरी करते हैं? ब्लड को कैरी कर रहे होते हैं। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का होता है वो क्या है? वो खुद ब्लड है। वो क्या है? वो खुद ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? एक टिश्यू होता है जिसका मैट्रिक्स क्या है? जिसका मैट्रिक्स लिक्विड है। जिसका मैट्रिक्स क्या है? जिसका मैट्रिक्स लिक्विड है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैंने पहले भी समझाया, अगर नहीं पता है आप पिछले वीडियोस में भी जाके देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। मैट्रिक्स का मतलब होता है सेल का घर। ठीक है, एक टिश्यू के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो लिविंग सेल होगा और दूसरा मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स वो जगह है जहाँ एक सेल रहता है। अब इसको ये ब्लड के एग्जाम्पल से समझिए। ब्लड के अंदर आपको पता होगा कि कुछ सेल्स होते हैं जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, ये तीन सेल आपको ब्लड के अंदर दिखते हैं। वो ब्लड के जो सेल्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं? वो एक लिक्विडी सब्सटेंस के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, आगे जाके डिटेल में समझेंगे। ये जो ब्लड के जो सेल्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं? एक लिक्विडी सब्सटेंस में रह रहे हैं जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, वाटर लाइक सब्सटेंस में रह रहे हैं। तो वो जो वाटर लाइक सब्सटेंस हुआ जहाँ पर ये सेल्स रह रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपके मेजर कंपोनेंट्स हो गए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। हम सबसे पहले हार्ट को स्टडी करते हैं, हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। आज हम हार्ट ही स्टडी करेंगे, उसके बाद ब्लड वेसल्स और ब्लड को हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी कर लेंगे।
तो एक बार हम लोग हार्ट को देख लेते हैं कि हार्ट दिखता कैसा है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ डायग्राम बनते को मिलेगा हार्ट का। ठीक है, आपको एग्जाम में यही डायग्राम बना करके आना है, लेकिन याद करने के लिए एक सिंपलर सा आप डायग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस बस याद करने के लिए आप इस प्रकार से हार्ट को एज अ चेम्बर टाइप आप बना सकते हैं, रूम के जैसा बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि याद करने में आसानी होती है। याद करने के लिए आप हमेशा ये डायग्राम नहीं बना रहे होंगे। इसलिए हार्ट को कैसे इमेजिन करें, एज अ हाउस इमेजिन करें जिसमें 4 कमरे हैं। ठीक है, हार्ट को कैसे इमेजिन करना है, हमेशा एक घर के जैसे इमेजिन करना है जिसके अंदर 4 कमरे हैं। अब ये जो 4 कमरे हैं, इनमें से आगे के जो 2 कमरे हैं वो क्या है, वो साइज में थोड़े से छोटे। ठीक है, ये जो 4 कमरे हैं जिनमें से आगे के जो 2 कमरे हैं वो साइज में क्या है, थोड़े से छोटे। उन कमरों को हम क्या बोलते हैं, उन कमरों को हम नाम देते हैं एट्रियम का। ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड के आधे वाला चेम्बर को क्या बोलेंगे हम, राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड का जो आगे वाला चेम्बर है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके 2 आगे के चेम्बर हो गए। ठीक है, पीछे के चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, पीछे के चेम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इसका भी नामकरण वैसे ही कर दीजिए। जो राइट साइड है उसको आप राइट वेंट्रिकल बोल लीजिए, जो लेफ्ट साइड है, सॉरी, जो लेफ्ट साइड है उसको आप क्या करिए, लेफ्ट वेंट्रिकल बोल लीजिए। तो ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो पीछे के जो चेम्बर्स है वो क्या है, थोड़े से बड़े। अब बड़े क्यों है, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करना है। ठीक है, ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो प्रेशर से बाहर चले जाएगा इनटू आर्टरीज। अब देखिए, आपने ऐसे ये रिमेंबर कर लिया। अब आपको याद रखना है कि राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है वो किससे डील करेगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। आपका जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो किससे डील करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है वो किससे डील करेगा, हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। ठीक है, अगर आप ये याद रख सकते हैं कि राइट साइड का हार्ट हमेशा किससे डील कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रहा है। लेफ्ट साइड का हार्ट हमेशा किससे डील कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रहा है। तो आप फिर उसके बाद ये याद रखिए कि जो आपका राइट एट्रियम है उसमें आपको 2 ओपनिंग दिखी। ठीक है, आपने इसको ऐसा घर इमेजिन किया था, तो घर के अंदर तो ओपनिंग्स होती है, एंट्री होती है। तो राइट एट्रियम में आपके राइट एट्रियम में 2 एंट्रीज, 2 एंटर करने की जगह आई। ठीक है, पहला पहला जगह सुपीरियर वेना कावा, आप यहाँ देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम के अंदर अच्छे से दिखेगा। ये जो एक तरीका यहाँ से एंटर करने का है हार्ट के अंदर, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। एक तरीका है कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ से एंटर कर सकता है, इस रास्ते से एंटर कर सकता है। दूसरा तरीका है कि ब्लड कहाँ से एंटर कर सकता है, इस रास्ते से कर सकता है। जब हम ऊपर के ब्लड को जब हम ऊपर की बॉडी से ब्लड लेकर के आते हैं तो उसको हम कौन से वेसल से लेकर के आते हैं, सुपीरियर वेना कावा से। ठीक है, ये जो वेना कावा लिखा है ये क्या है, वेन। वेन वो वाले स्ट्रक्चर को, वो वाले ब्लड वेसल को बोलते हैं जो कि पूरी बॉडी से आपका ब्लड कहाँ लेकर के आएगी, हार्ट के अंदर लेकर आ रही होती है। वो वाली ब्लड वेसल को हम वेन बोलते हैं। तो आपकी आपके जो अपर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा। इसको आप वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी लिखा है यहाँ पे, इसको आप सुपीरियर वेना कावा भी बोल सकते हो। फिर एक ब्लड आएगा जो कि लोअर बॉडी से आ रहा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इंफीरियर वेना कावा या फिर वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, दोनों ही वर्ड सही है। ठीक है, फिर जो ब्लड है वो किस जगह पे आ जाएगा, ये दोनों ही ब्लड कहाँ आ जाएंगे, आपके राइट एट्रियम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया। इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। तो आपके राइट एट्रियम की
तो ओपनिंग हो गई, ये आपको याद हो गया। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चले जाएगा? आपके राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, आपके राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चले जाएगा? आपके राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा। अब ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो गैप है, वहां पर एक स्ट्रक्चर बने रहता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व, जिसको हम बोलते हैं वॉल्व। जिसको हम बोलते हैं वॉल्व। अब इस वॉल्व की खास बात क्या है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये जो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इसकी खास बात यह है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। अगर एक बार ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर वो इस वॉल्व के कारण क्या होगा? वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं भाई, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जोर से, और ब्लड कहाँ चले जाएगा? आपका ब्लड से जाएगा लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्यों जा रहा है? सिंपल सी बात है, ब्लड कैसा था? राइट साइड का ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। उसको ऑक्सीजनेट होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए वो कहाँ जाएगा? लंग के पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लंग के पास जाता है। और लंग के पास किस रास्ते से जाएगा? वो जाएगा पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते से, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते। ये बात क्लियर है? अब कई लोग को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि आर्टरीज केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर के जाती है। नहीं, आर्टरी का मतलब है वो वाली ब्लड वेसल जो कि हार्ट से बाहर निकल रही है, और वेन का मतलब है वो वाली ब्लड वेसल जो कि बॉडी से हार्ट में आ रही है वापस। तो पल्मोनरी आर्टरी, जब मैंने कहा पल्मोनरी आर्टरी, इसका क्या मतलब है? वो वेसल्स जो कि हार्ट से होकर के कहाँ जा रही है? लंग के पास जाती है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ चले गया आपका ब्लड? लंग्स में चले गया। किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले गया। अच्छी बात है। फिर लंग में जा करके, जब आपका ब्लड लंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्योरीफाई हो जाएगा, और प्योरीफाई होने के बाद वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट तक कौन लेकर के आता है? आपकी पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती है। ये बात क्लियर रखो। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से आपका जो ब्लड है वो कहाँ गया? आपका जो राइट एट्रियम है वहां से ब्लड कहाँ गया? आपके राइट वेंट्रिकल में गया। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ चले गया? आपके लंग के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से चालू करते हैं, लेफ्ट एट्रियम से चालू करते हैं। आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर के आएगा? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन क्या करेगा? आपके लेफ्ट एट्रियम में क्या लेकर के आएगा? ब्लड को लेकर के आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस कहाँ चले गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जोर से तो ब्लड कहाँ चले जाएगा? आप पे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चले जाएगा थ्रू ऑफ आउटा। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया जिस तरीके से आपकी पूरी का पूरे सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से लिख सकूं तो एक साइकिल टाइप का हम बना देते हैं जिससे आप रिवाइज करने में आपके लिए आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले तो ब्लड कहाँ से आया? ब्लड आया सुपीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से। वेना कावा क्या है? एक वेन। ठीक है, तो आपका ब्लड कहाँ से आया? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आया। फिर ये ब्लड कहाँ गया? आपके राइट एट्रियम पर गया। आपके राइट एट्रियम पर गया। फिर राइट एट्रियम से कहाँ गया ये ब्लड? आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आपके पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स के। कहाँ जाएगा? लंग्स के। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? लंग्स के अंदर क्या बचाएगा? आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड का जो ब्लड है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। इस साइड का ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, फिर लंग से लंग से
कौन ब्लड लेकर के आया? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आपका ब्लड लेकर के आएगी। फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ गया ब्लड? पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में गया ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम में चले गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चले गया, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा में चले गया, और फिर यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? पूरी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी से वापस कहाँ चले गए? आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक साइकिल टाइप का फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आप इजिली हार्ट के बारे में कोई भी लॉन्ग आंसर लिख के आ सकते हैं। तो ये आपका पूरा पूरा हार्ट का डायग्राम हो गया। एक आखिरी डायग्राम जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर, वो है ये, वो है डबल सर्कुलेशन, वो है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट में दो बार आएगा। एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है, दूसरे बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि आपका जो ब्लड है वो किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है? वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। वो जैसी हो जाती है, अच्छी खासी एफिशिएंट हो जाती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिशेस, उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, उनमें एक ही एट्रियम होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए, उनमें तीन चेंबर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल एक ही होता है और दो एट्रियम होते हैं, जहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है और उतने अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हार्ट का एक बेसिक सा आइडिया था कि किस प्रकार से आपका हार्ट काम करता है और किस प्रकार से ब्लड जो है आपके हार्ट के अंदर फ्लो करता है। अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।